अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक फीडबैक मैकेनिज़्म वर्क करता है और किस तरह से एक ऑर्गेनिज़म के बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल किस तरह से होती हैं और फीडबैक मैकेनिज़्म किस तरह से उन कंडीशंस को अगर वो चेंज होती हैं तो उनको एक नॉर्मलाइज करता है, एक नॉर्मल लेवल पर लेके आता है। तो आज के लेक्चर में हम एक सेल का जो वाटर के साथ रिलेशन है ये पढ़ेंगे और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक आपको कंसेप्ट तैयार करना पड़ता है कि किस तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है या साल्ट कंसंट्रेशन है या जितने भी दूसरे ग्लूकोज लेवल होते हैं ये एक सेल के अंदर है। अगर हमारे सेल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन या वाटर कंसंट्रेशन किस तरह बढ़ती है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो भी मसला है, कम है तो भी मसला है। बॉडी ने क्या करना है, बॉडी ने एक नॉर्मल पॉइंट पे वर्क करना होता है, एक सेल ने नॉर्मल पॉइंट पे वर्क करना होता है और उस पे ही उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्म होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसके पीछे कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं और अगर वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उसके पीछे कौन कौन सी ऐसी वजूहात पोशीते हैं। तो वो आज हम समझेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि आपने फ्यूचर डॉक्टर बनने हैं तो किस तरह से अगर आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको आप कौन सा ऐसा सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे और कौन सा ऐसा सोल्यूशन आप उसे लगाएंगे कि एक रेलिवेंट सोल्यूशन आपको लगाना पड़ेगा और मरीज़ के लिए आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि आप कौन सा ऐसा सोल्यूशन उसे लगा सकते हैं। तो आज की सारी मालूमात इसी लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी वाटर रिलेशन ऑफ सेल, कि पानी का सेल के साथ क्या रिलेशन है या सेल का पानी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो वो मैं आपको सारा समझाने से पहले मैं आपको जो हम 10th में पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे, फिर हम आएंगे जो आज का हमारा टॉपिक है कि वाटर रिलेशन ऑफ सेल एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जो हमारे पानी का मूवमेंट करना लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जी मैं आपको बताता चलूँ कि पानी की एक अपनी हैबिट है कि पानी हमेशा हायर सॉल्यूट की तरफ जाएगा, जहाँ पे सॉल्यूट उसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे पानी मूवमेंट करेगा। ये एक पानी की एक अपनी आदत है, एक अपना उसका बिहेवियर है। तो ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो नीचे डेफिनेशन है मैंने लिखी है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, जो पानी की मूवमेंट है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी क्या करता है, वो मूवमेंट करता है और इसको भी क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखें, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें वाटर पोटेंशियल क्या चीज़ है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स आपस में मूवमेंट करते हैं उसको वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये पानी का वाटर पोटेंशियल है। अब देखें, हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो यही है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल से पानी क्या करता है, लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। अब देखिए, पानी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास प्योर वाटर होता है और एक हमारे पास इम्प्योर वाटर या सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, जिसमें कुछ सल्यूट्स कंसंट्रेशन होती हैं, वो हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेटेड वाटर होता है, और एक हमारे पास प्योर वाटर होता है। अब देखें, जब हम पानी को देखते हैं, फर्ज करें हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें वाटर है और इसमें प्योर वाटर है, तो क्या करेंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ी के साथ टकराएंगे। क्यों टकराएंगे कि ये सारे के सारे प्योर बीकर में, प्योर वाटर में ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
और इनका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि हम एक ऐसा बीकर लेते हैं जिसमें कंसनट्रेटेड वाटर है, जिसमें पानी के साथ कोई और चीज़ भी हमने ऐड कर दी और हमने एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। देखिए हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और लेट्स सपोज के हमने क्या किया है, इसमें साल्ट्स डाल दिए। तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये साल्ट्स के मॉलिक्यूल हैं। अब देखें जो इस बीकर के मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं टकराएंगे, इनका जो वाटर पोटेंशियल है कम होगा और इनका जो वाटर पोटेंशियल है ज़्यादा होगा। अब हमने देखना है कि वाटर हमेशा लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। अब देखें किस तरह से हम ये जो इनके दरमियान बैरियर है ये ख़त्म कर देते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि इनके दरमियान ये एक मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि कुछ दूसरा जितना भी सेल का मटेरियल होता है कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को गुजरने की इसके अंदर सलाहियत है। अब देखें ये वाटर की एक अपनी हैबिट है, मैंने आपको बताया है इसका एक अपना बिहेवियर है कि ये कम सोल्यूट वाले कंसंट्रेशन से ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अगर एक जगह सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो ये ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास प्योर वाटर है तो ये प्योर वाटर क्या करेगा, इस हायर कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ जाएगा, इस सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इस वाटर पोटेंशियल जो इस बीकर का था वो हमारे पास प्योर वाटर था और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था, ये ज़्यादा से लो की तरफ जा रहा है। और जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो ये है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। हमारे पास इसमें तो सोल्यूट है ही नहीं, तो इसमें सोल्यूट ज़्यादा है तो ये क्या कर रहा है, पानी लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ये एक आपने जो वाटर का बिहेवियर है इस लिहाज से समझना है कि जो वाटर है इसकी एक अपनी आदत है, एक अपनी हैबिट है, एक अपना बिहेवियर है कि वो वाटर हमेशा कम सोल्यूट वाले इलाके से ज़्यादा सोल्यूट वाले इलाके में जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन जो हमारे सिलेबस में है कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और लोअर पोटेंशियल क्यों होगा, सोल्यूट्स अगर किसी प्योर वाटर में आ जाते हैं तो वो सोल्यूट क्या करेंगे, उसकी जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको रोकेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास एक सिंपल जो पानी का बिहेवियर है ये इस डेफिनेशन से मैंने आपको समझाया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एट अ टाइम जो एक बॉडी है, एक सेल है, वो दो तरह के इन्वायरमेंट्स को फेस कर रहा होता है। एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि किस तरह से अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो किस तरह से इंटरनल इन्वायरमेंट जो सेल के है अकॉर्डिंग टू वाटर रिलेशन टू सेल, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उस सेल का जो वाटर कंसंट्रेशन वो किस तरह से चेंज होगी और सेल की शेप किस तरह से चेंज हो जाती है। और दूसरा हमने ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मरीज आ जाता है जिसमें पानी की कमी है या पानी की ज़्यादती है या फिर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई है तो हम कौन सा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जो हम उसको लगा सकते हैं ड्रिप की सूरत में। तो आइए वो देखते हैं। हमारे पास तीन तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, एक हमारे पास है हिपोटोनिक इन्वायरमेंट और एक होता है हमारे पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब देखें हमारे पास ये है जी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कैसा होता है, द मोर कंसंट्रेटेड इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ए हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब देखें वो कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो तो उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपर का मतलब भी ज़्यादा होता है। अब देखें ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये जो सेल के अंदर होगा ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब देखें अगर जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये कंसंट्रेटेड होता है तो पानी की क्या हमने एक खासियत पढ़ी है कि ये हमेशा हायर कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ जाएगा।
जिधर इसे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है उधर पानी क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। अब देखें, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड है, इसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, पानी सेल से बाहर वाले इलाके की तरफ मूवमेंट शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेगा, सेल जो है सिकुड़ना शुरू कर देगा, सेल का जो वाटर है हो जाएगा, ये बाहर आना शुरू हो जाएगा और सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो क्या सेल, जैसे ही सेल सिकुड़ेगा तो जो इसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं ये उतने लेवल तक नहीं होंगे जितने की हो रही होती हैं। तो सेल अपना एक तरह से काम करना छोड़ देगा। एटलीस्ट क्या होगा, अगर काम नहीं भी छोड़ता तो उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे उसका असर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेल क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो सेल का पानी है, सेल का वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में आ गया। तो इस तरह के अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्या इस तरह का सोल्यूशन है हम इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में, तो नहीं कर सकते। अगर हम मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एक पेशेंट को लगाते हैं तो क्या होगा, सेल श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। तो ये हम ऐसा सोल्यूशन है, एक सेल को, एक मरीज को नहीं लगा सकते। अब जी हमारा दूसरा एनवायरनमेंट है वो है हिपोटोनिक। हिपो का मतलब होता है बिलो या कम। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लेस कंसंट्रेटेड हो और इंटरनल इन्वायरमेंट इज मोर कंसंट्रेटेड हो तो ये हमारा होता है जी हिपोटोनिक इन्वायरमेंट। मोर कंसंट्रेटेड इंटरनल इन्वायरमेंट एंड लेस कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखें, वो कह रहे हैं कि सेल के अंदर इस कंडीशन में, इस इन्वायरमेंट में जो सेल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड है। तो अब क्या होगा, हम फर्ज करते हैं ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो पानी क्या करेगा, पानी की खसूसियात हमने पढ़ रखी है दोनों डेफिनेशंस में। पानी क्या करेगा, ये एक्सटर्नल से इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ मूवमेंट शो करेगा। इंटरनल से एक्सटर्नल से पानी क्या करेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट में चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल क्या करेगा, सेल फूलना शुरू कर देगा। एक जैसे ही एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ हम ऐड करते हैं तो उसके साइज में इजाफा होता है, तो सेल का वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। तो सेल क्या हो जाएगा, इस पे फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। तो ये भी मसला है, सेल अगर टर्जिड हो जाता है तो किसी भी वक्त वो सेल फट भी सकता है, सेल की लाइसिस भी हो सकती है। तो जी, तो जो थर्ड वन हमारे पास इन्वायरमेंट है वो है जी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कंसंट्रेशन है ये सेम होती है। जितना ही हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड होता है उतना ही हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड होता है। तो क्या करता है, जो सेल का जो वाटर है, सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है ये ना तो बाहर आएगी और ना ही सेल के अंदर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका क्या है, हमारे पास जो कंसंट्रेशंस हैं वो कंडीशंस जो हैं सेम है। जितना हमारे पास साल्ट कंसंट्रेशन या सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतना ही सोल्यूट कंसंट्रेशन हमारे पास सेल के बाहर है। तो अब जी हमारे पास क्वेश्चन है, क्या इस तरह का सोल्यूशन हम एक पेशेंट को लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, इस तरह जो हमारे पास आइसोटोनिक कंडीशंस वाला एक सोल्यूशन होता है वो हम सेल को लगा सकते हैं, एक पेशेंट को लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है आपने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो अब देखिए हमारे पास जितने भी ये ड्रिप्स वगैरह होती हैं, ये सोल्यूशन होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कंडीशन में मरीज़ को लगाना पड़ते हैं, तो वो लेबॉर्ट्री मेड होते हैं, हमें मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं, वो कंसंट्रेशन को ऊपर जो एक लेबलाइज होती है सारी चीज़ें, हम लेबल को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और सारा वो मरीज़ को लगा देते हैं। लेकिन आपने एक प्रैक्टिकल लाइन में जाने, अगर आपको घर में बनाना पड़ जाए या लेबॉर्ट्री में बनाना पड़ जाए कि किस तरह का आप सोल्यूशन एक मरीज़ के लिए बना सकते हैं और कौन सा सोल्यूशन आप लगाएंगे, तो आप आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाएंगे और वो सेल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सेल की ना एक जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं इसी इन्वायरमेंट में
पीक पे परफॉर्म होती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।